हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल ब्रेन क्लासेस में। मैं राहुल शर्मा, आपका मेंटोर, आज आपका नया पार्ट 2 एंजाइना पेक्टोरिस लेके आपके सामने प्रेजेंटेड हूँ। आज अपन जो रिमेनिंग रह गया था टॉपिक पार्ट 2 का एंजाइना पेक्टोरिस के रिगार्डिंग, उसको आज अपन कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास तक अपन ने देख लिया था कि एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है, उसके डेफिनेशन के रिगार्डिंग अपन ने देख लिया था, उसके टाइप्स वगैरह जो भी होते हैं उनके रिगार्डिंग अपन ने देख लिया था। साइन सिम्टम्स देख लिए थे अपन ने कि एंजाइना पेक्टोरिस के क्या क्या साइन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने नहीं देखा हो, कोई देखने से रह गया हो, तो आप अपने यूट्यूब चैनल पे जाके पार्ट 1 एंजाइना पेक्टोरिस का देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं एंजाइना पेक्टोरिस के पार्ट 2 के अंदर। इसके अंदर अपन स्टार्ट कर रहे हैं आज कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस, कि क्या क्या अपने को कॉजेज और रिस्क फैक्टर हैं जो अपने को एंजाइना पेक्टोरिस के कंडीशन को लीड आउट करवा सकते हैं। फर्स्ट वन अपन ने कॉज लिया है, वो है एज। एज रिलेटेड अपने को एंजाइना पेक्टोरिस देखने को मिलता है कि कॉमन जो डेटा कलेक्शन किया गया है उस बेसिस पे अपन देखें तो जो एंजाइना पेक्टोरिस है वो मेन, अगर आदमी की बात की जाए, ह्यूमन बीइंग में कि आदमी की बात की जाए तो उनमें जो चांसेस बनते हैं, रिस्क बनती है एंजाइना पेक्टोरिस होने की, तो मेन में 45 ईयर अगर ओल्ड एज कोई पर्सन है तो उस एज के अंदर एंजाइना पेक्टोरिस होने के चांसेस बन सकते हैं। और अगर फीमेल की बात की जाए तो 55 ईयर एज जो वुमेन है उनके अंदर आपको एंजाइना पेक्टोरिस देखने को मिल सकता है। तो ये एज रिलेटेड आपका पहला जो कोज है वो हो गया कि जो आपकी मेन है, ह्यूमन बीइंग है, जो मेल बॉडी है उसके अंदर 45 एज है उसके अंदर, और जो वुमेन है आपकी औरत है उसके अंदर 55 एज के अंदर आपको क्या देखने को मिल सकता है, चांसेस हैं। ऐसा नहीं कि इस एज के अंदर आपको कन्फर्मेटिव ऐसा देखने को मिलेगा कि एंजाइना पेक्टोरिस होगा ही, बट एज रिलेटेड जो फैक्टर ले रहे हैं अपन उसके अंदर उसमें देखने को मिल सकता है। बिकॉज ऑफ जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ह्यूमन बीइंग की, जैसे जैसे मानव की एज बढ़ती जाती है तो अपनी ब्लड वेसल्स के अंदर क्या हो जाता है, इलास्टिसिटी कम हो जाती है। इलास्टिसिटी किसको बोलते हैं, खिंचावपन। जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स में आपको जो खिंचाव है वो उनका ख़त्म होने लग जाता है, उनकी इलास्टिसिटी थोड़ी कम होती जाती है जैसे जैसे एज आपकी प्रोसीड होती है तब। नेक्स्ट कोज और रिस्क फैक्टर है वो है आपका एक्सेसिव इंटेक ऑफ फैट। एक्सेसिव इंटेक ऑफ फैट में क्या होगा कि जो आप अगर ज़्यादा मात्रा के अंदर फैट का इंटेक करते हैं, ज़्यादा मात्रा के अंदर अगर आप फैट खाते हैं तो वो क्या होगा, धीरे 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 आपकी कोरोनरी आर्टरी के अंदर या आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर डिपॉजिट होता चला जाएगा। ठीक है, तो वो क्या करेगा, आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं, जो ब्लड के अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसको वो क्या कर देगा, रुकावट डाल देगा उसके अंदर, उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा उसको। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे आपकी ये आर्टरी है, कॉर्नरी आर्टरी है, ठीक है, ये देखो ये कॉर्नरी आर्टरी है, इसके अंदर क्या है, आप जैसे जैसे क्या खाते जा रहे हो, जैसे जैसे फीट खाते जा रहे हो तो वो कॉर्नरी आर्टरी में क्या होता जा रहा है, धीरे 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 कॉर्नरी आर्टरी के अंदर ये जमाव होते जा रहा है। और ये आपकी कॉर्नरी आर्टरी है वो क्या हो गई है, उसका रास्ता धीरे धीरे बंद होने लग गया है। तो इस तरीके से जैसे जैसे आप धीरे धीरे आप फैट खाते जा रहे हो, ठीक है, इंटेक करते जा रहे हो, तो आपका क्या होगा, आपको ऑब्स्ट्रक्शन धीरे धीरे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन कोर्स देख रहे हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस वर्ड इसी से रिलेटेड है, फेट के डिपोजिशन होने की रिगार्डिंग की, कि एथेरोस्क्लेरोसिस के अंदर क्या होता है, फेट का डिपोजिशन ही आपको देखने को मिलता है। और कहाँ देखने को मिलता है, आपकी कॉर्नरी आर्टरी के अंदर। कॉर्नरी आर्टरी क्या करती है, कॉर्नरी आर्टरी की जो हार्ट है आपका उसको कंडक्टिव सिस्टम है, आपका हार्ट है उसको क्या करती है, आपका ब्लड सप्लाई देने में आपकी हेल्प करती है। कौन, आपकी कॉर्नरी आर्टरी। उस कॉर्नरी आर्टरी में क्या देखने को मिल सकता है आपको, एथेरोस्क्लेरोसिस आपको देखने को मिल सकता है। एथेरोस्क्लेरोसिस से क्या होगा, आपका फेट का डिपोजिशन आपको देखने को मिलेगा। एथेरोस्क्लेरोसिस के अंदर कॉर्नरी आर्टरी में क्या देखने को मिलेगा, फेट का डिपोजिशन देखने को मिलेगा। तो फेट का डिपोजिशन होगा तो उससे क्या होगा, आपकी अपन ने जो भी बात की कि कॉर्नरी आर्टरी के अंदर फेट का डिपोजिशन आपको देखने को मिलेगा, तो उससे क्या होगा,
आपका जो रास्ता था जहाँ से आपका ब्लड सप्लाई हो रहा था वो धीरे धीरे क्या हो गया, वो रास्ता आपका रुक गया। नेक्स्ट आपका कोज है वो क्या है, स्मोकिंग। स्मोकिंग में क्या होगा कि आपकी स्मोकिंग से क्या होता है कि जैसे कोई पर्सन है वो स्मोकिंग करता है, इनटेक करता है, ऑक्सीजन का इनहेल करता है, तो वो क्या करती है, ऑक्सीजन आपके कैल्शियम के साथ बाइंड हो जाती है और फैट के साथ क्या हो जाती है, बाइंड हो जाती है। और ये बाइंड होके आपकी जो ब्लड सप्लाई दे रही है, जो ब्लड वेसल्स आपके हार्ट को, स्पेशली जो कोरोनरी आर्टरी की बात करें, जो हार्ट को आपको ब्लड सप्लाई देती है, उसमें जाके क्या हो जाता है, एक प्लग बन जाता है वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे जाके एक थक्का बन जाता है, ठीक है। एक वहाँ पे आके एक रुकावट हो जाती है जिसको अपन क्या नाम देते हैं, प्लग नाम देते हैं। तो वहाँ पे क्या क्या फॉर्मेशन हो जाता है, प्लग का फॉर्मेशन हो जाता है आपकी स्मोकिंग के दौरान। नेक्स्ट आपकी ओबेसिटी। ओबेसिटी से क्या होगा, आदमी का जो फैट का डिपोजिशन है, ओबेज पर्सन किसको बोलते हैं, कि जिसके अंदर फैट का डिपोजिशन बहुत ज़्यादा हो गया हो, उसको अपन ओबेज पर्सन बोलते हैं। कि ओबेसिटी से क्या होगा कि पर्सन ओबेज हो जाएगा, उसका फैट का डिपोजिशन ज़्यादा होने लग जाएगा। तो फैट का डिपोजिशन से अपन क्या देख रहे हैं, मेन आपकी कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज हो जाएगी, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी, तो उसको आपको क्या देखने को मिलेगा, उससे आपको फिर एंजाइना देखने को मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वन बेटा जी अपन कोज देख रहे हैं जिसका नाम है डायबिटिक मेलाइटस। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखने की कोशिश करना कि जो आपका डायबिटिक मेलाइटस है, ठीक है, इसमें ऐसा क्या होता है, ठीक है। ये कोज आपको कॉमन दिख रहा है, बट डायबिटिक मेलाइटस में होता क्या है, डायबिटीज मेटाइलिस में क्या होता है बेटा जी, कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, जो आपको क्या करता है, हेल्प करता है आपके हार्ट को कॉन्ट्रैक्शन करने में। आपका हार्ट जो कॉन्ट्रैक्शन करता है वो किसकी हेल्प से करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड की वजह से। तो नाइट्रिक ऑक्साइड में क्या हो जाता है, डायबिटिक मेलाइटस वाले पेशेंट में क्या होता है कि नाइट्रस ऑक्साइड की कमी हो जाती है। और नाइट्रस ऑक्साइड क्या करता है कि आपके हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन में आपकी हेल्प करवाता है। और आपका हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन अगर नहीं होगा तो क्या होगा, आपकी इलास्टिसिटी भी, जो ब्लड वेसल्स की इलास्टिसिटी है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जो ब्लड वेसल्स हैं जिनके द्वारा जो ब्लड का फ्लो हो रहा था सही तरीके से, तो वो फ्लो सही से नहीं हो पाएगा। वो इलास्टिसिटी कम हो गई तो ब्लड का फ्लो क्या हो गया, कम हो गया। और ब्लड का फ्लो कम हो गया तो उसकी वजह से क्या हो गया, इलास्टिसिटी अगर ज़्यादा बढ़ गई तो जब ब्लड का प्रेशर है वो प्रेशर भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। और ब्लड का प्रेशर ज़्यादा देखने को मिलेगा, उससे क्या होगा, आपकी ब्लड वेसल्स क्या हो सकती है बेटा, डैमेज हो सकती हैं। ब्लड वेसल्स डैमेज होने की वजह से आपका वहाँ पे क्या होगा, वो ब्लड वेसल्स जो डैमेज हुई है उसकी वजह से आपको क्या देखने को मिल सकता है, एंजाइना पेक्टोरिस देखने को मिल सकता है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट जो कारण है वो क्या है, हाई ब्लड प्रेशर और हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल। जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसका ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा हो जाएगा और ब्लड प्रेशर आपका ज़्यादा हो जाएगा तो ब्लड का प्रेशर से क्या होगा, आपकी ब्लड वेसल्स डैमेज हो सकती हैं अगर प्रेशर ज़्यादा लगा तो, ठीक है। और वही बात आती है, कोलेस्ट्रॉल की वजह से कोलेस्ट्रॉल का धीरे धीरे डिपॉजिट हो जाएगा तो वो आपकी कोरोनरी आर्टरी को क्या कर देगा, ब्लॉकेज कर देगा, उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट वन आपका जो कोज है वो क्या है, एक्सेसिव टू कोल्ड एंड विंड। अगर जो ज़्यादा आदमी जो सर्दी के मौसम के अंदर रहता है या ज़्यादा जो ठंडी का मौसम रहता है, सर्दी दिन के रहते हैं, उसमें क्या होता है कि आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो क्या हो जाती हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, वो क्या हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। तो कॉन्स्ट्रिक्ट और सिकुड़ने की वजह से आपका क्या होगा, जो ब्लड है उसका प्रेशर क्या हो जाता है, वो दबाव ज़्यादा लगाता है। क्योंकि जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं वो क्या हो गई हैं, बिल्कुल ठंडी पड़ गई हैं, बिल्कुल वो अपनी स्टेबल पोजीशन में है, उनमें इलास्टिसिटी है, वो इलास्टिसिटी थोड़ी सी कम हो गई है। तो उसकी वजह से आपको क्या देखने को मिल सकता है, आपका जो प्रेशर है वो प्रेशर ज़्यादा लगेगा, आपकी इलास्टिसिटी कम हो गई है उसकी वजह से। तो आपको क्या देखने को मिल सकता है, एंजाइना देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है आपका कारण जिसको आप क्या बोलते हो, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल। ये दिखने में छोटा सा है बट ये कारण बेटा जी बहुत ही गंभीर है। जिसको क्या बोल रहे हो आप, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल। सेडेंट्री लाइफ स्टाइल क्या होती है, आदमी अपने जो शारीरिक जो डेली एक्टिविटीज़ हैं
डेली जो काम करने चाहिए वो काम में इतना व्यस्त हो जाता है, इतना बिजी हो जाता है कि अपनी बॉडी के ऊपर केयर नहीं कर पाता। जो आपने जितना इनटेक किया है, जितना आपने फीड का इनटेक किया है, वो जितना खाना खाया है, उसका प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन, उसका प्रॉपर तरीके से मेटाबॉलिज्म वो सही से नहीं करवा पाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जैसे आपने कोई क्या नाम है, खाना खाया, आपने घी खाया, ठीक है, तो क्या होगा, वो प्रॉपर तरीके से आपका डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है। आपको वर्कआउट करने का, आपको घूमने का, आपको एक्सरसाइज करने का टाइम मिलता नहीं है, और उसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलता है, आपको जो आपका फैट का है वो डिपोजिशन धीरे 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 बनता जाता है, जिसका कारण क्या है, आपकी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, आपका बिजी शेड्यूल है, आपका जो वर्किंग शेड्यूल है वो बिजी है, जिसके वजह से आपको क्या देखने को मिल सकता है, आपको एमआई देखने को मिल सकता है, एंजाइना पेक्टोरिस आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये कुछ कारण थे जिनके वजह से आपको मायोकार्डियल इंफार्क्शन या एंजाइना पेक्टोरिस आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी की तरफ कि जो एंजाइना पेक्टोरिस है वो होता क्यों है, या एंजाइना पेक्टोरिस या मायोकार्डियल इंफार्क्शन की वजह कंडीशन है वो किस तरीके से आती है। ठीक है, तो इसके अंदर पहले अपन देखते हैं इस कारण, कोई भी अपन ने जो पीछे कोजेज पढ़े, ठीक है, पीछे कोई भी कारण हो सकता है, ठीक है, उसकी वजह से क्या हुआ, कोई भी कारण ले लो, चाहे ब्लड वेसल्स का स्पाज्म ले लो कि ब्लड वेसल्स स्पाज्म हो गई है, उसके अंदर फेट का डिपोजिशन हो गया है, ब्लड का प्रेशर ज़्यादा बढ़ गया है, इलास्टिसिटी कम हुई है, कुछ भी कारण हो सकता है। इसकी वजह से क्या हो गया कि ब्लड वेसल्स क्या हो गई, जो आपका हार्ट है, हार्ट को क्या नहीं मिल रहा है, आपके हार्ट को क्या नहीं मिल पा रही है, ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो गई है। ऑक्सीजन की सप्लाई कम हुई तो क्या हुआ, ऑक्सीजन की डिमांड है वो डिमांड आपकी बढ़ गई है। जो एरो ऊपर का मतलब होता है कि इंक्रीज, ऑक्सीजन की डिमांड है, वो ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई। बॉडी सेल्स क्या क्या बोल रही हैं कि आप और ऑक्सीजन लेके आओ, जितनी आप ऑक्सीजन दे रहे हो वो हमारे को प्रॉपर फुलफिल नहीं हो रही है। ये कौन डिमांड कर रहा है, आपका हार्ट कर रहा है। ठीक है, और इससे क्या हुआ, जो हार्ट है, और हार्ट के पास इंफॉर्मेशन जाएगी कि हार्ट आप ब्लड को और ज़्यादा भेजो, हमारे पास ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही है। जब ब्लड ऑक्सीजन कैसे कैरी होता है, ब्लड के द्वारा, हीमोग्लोबिन के द्वारा। ठीक है, 4 ऑक्सीजन कंबाइंड होते एक हीम के द्वारा, एक हीम कण के द्वारा। ठीक है, तो इस तरीके से ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। ठीक है, तो क्या हुआ कि ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ी, इससे क्या हुआ, जो हार्ट है, तो हार्ट ने क्या किया, ऑक्सीजन की जो पूर्ति करने के लिए जो डिमांड आई थी उसको फुलफिल करने के लिए उन्होंने क्या किया कि हार्ट ने क्या कर दिया, अपना जो वर्क है, अपना जो काम है, वो क्या कर दिया, वो काम बढ़ा दिया। बेटा क्या किया इन्होंने, अपने हार्ट ने क्या कर दिया, जो हार्ट के पास जो ब्लड आ रहा था उसको वो उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट देने की कोशिश करी, जितने ज़्यादा से ज़्यादा जो ऑक्सीजन आपके टिश्यूज़ हैं उनको पहुंचाने की कोशिश की। तो इससे क्या हुआ, आपका हार्ट का वर्कलोड बढ़ गया। हार्ट का वर्कलोड बढ़ गया तो आपकी क्या हुआ, जो ब्लड वेसल्स थी वो ब्लड वेसल्स क्या हो गई ब्लड वेसल्स डायलेट हुई, आपके ब्लड वेसल्स क्या हो गई डायलेट हुई। इससे क्या होगा, आपके जो ब्लड वेसल्स हैं डायलेट होने की वजह से आपको क्या देखने को मिला कि आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो धीरे 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 डैमेज होना शुरू हो गई हैं। ठीक है, आपकी ब्लड वेसल्स आपकी डैमेज हो रही हैं, ऑक्सीजन को प्रॉपर मात्रा के अंदर ऑक्सीजन हार्ट के पास पहुंच नहीं रहा है। ठीक है, इससे क्या देखने को मिला है, आपको जो कंडीशन लीड आउट होगी उसको क्या बोलेंगे अपन एंजाइना पेक्टोरिस नाम देंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में है पैथोफिजियोलॉजी के बाद के अंदर आपका डायग्नोस्टिक इवाल्वेशन। डायग्नोस्टिक इवाल्वेशन के अंदर फर्स्ट वन है आपका, वो है आपका ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ईसीजी के अंदर जो आपका एंजाइना पेक्टोरिस है, एग्जैक्टली एंजाइना पेक्टोरिस के अंदर कोई भी ईसीजी के अंदर चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा।
बट अपन बात करें कि जो सिमिलर वर्ड है एंजाइना का, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, उसके अंदर आपको क्या देखने को मिल सकता है, ईसीजी के अंदर आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। अगर जो एंजाइना पेक्टोरिस है वो अगर ठीक नहीं होता है, कारण क्या हुआ है कि जो ब्लड सप्लाई है वो हार्ट के पास प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रही है, और हार्ट को आपको ऑक्सीजन की डिमांड प्रॉपर तरीके से फुलफिल नहीं हो रही है। तो इससे क्या हुआ कि वहाँ पे जो आपकी कोरोनरी आर्टरी थी उसके अंदर ब्लॉकेज आया, रुकावट आई, स्पाज्म आया, कुछ भी आया, उससे उसकी फुलफिल नहीं हुई। तो उसकी वजह से जो कंडीशन लीड आउट होगी उसको अपन क्या बोल रहे हैं, हार्ट अटैक नाम दे रहे हैं, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन नाम दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर टेम्परेरी टाइम के लिए ये कंडीशन हो रहा है तो उसको अपन क्या नाम देते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस नाम दे देंगे। ओनली चेस्ट पेन हुआ है कुछ समय के लिए, ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन, ज़्यादा रुकावट नहीं देखने को मिल रहा है। अगर ये ज़्यादा जो रुकावट है, ऑब्स्ट्रक्शन है, स्पाज्म है, अगर कोरोनरी आर्टरी का अगर वो ज़्यादा बढ़ गया है तो वो क्या क्या देखने को मिलेगा, आपको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन देखने को मिल सकता है, जिसको आप क्या बोलते हो, हार्ट अटैक नाम देते हो। तो फर्स्ट वन आपका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है वो क्या है, आपका ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ईसीजी के अंदर आपको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है, उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, एसटी सेगमेंट एलिवेशन आपको देखने को मिलेगा। अब एसटी सेगमेंट एलिवेशन किस तरीके से देखने को मिलता है, ये देखो, इस तरीके से आपको जो एसटी सेगमेंट है वो एलिवेशन देखने को मिलेगा। जो आपका एसटी सेगमेंट है वो ये देखो, इसके अंदर ये देखो, ये एसटी सेगमेंट आपका एलिवेशन रहा। इसके अंदर एसटी सेगमेंट एलिवेशन का मतलब ये है, इसके अंदर जो नॉर्मल ईसीजी होती है, ठीक है, नॉर्मल ईसीजी कैसी होती है कि आपकी ये देखो इस तरीके से आपकी जो ईसीजी है वो आपको देखने को मिलती है नॉर्मल। ठीक है, इस तरह से आपकी नॉर्मल ईसीजी आपको देखने को मिलती है। इसमें क्या हुआ है कि जो आपका एसटी वाला जो पॉइंट है, एसटी सेगमेंट वाला जो पॉइंट है, जो मैंने अभी एरो लगाया, इसका एलिवेशन देखने को मिल रहा है, इसका उभार देखने को मिल रहा है। ये एसटी सेगमेंट क्या होगा, एलिवेटेड हो जाता है, उभार आ जाता है इसके अंदर, जिसको जो किस में देखने को मिल सकता है, आपको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये किस में देखने को मिला, फर्स्ट वन आपने क्या देखा, फर्स्ट वन अपन ने जो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन देखा जिसको क्या था, आपको ईसीजी थी। ठीक है, नेक्स्ट वन है आपका क्या है, चेस्ट एक्सरे, कि आपको अगर पेशेंट को मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हुआ है, एमआई हुआ है, तो उस कंडीशन में आपको जो चेस्ट एक्सरे है वो किस तरीके का देखने को मिलेगा। जो चेस्ट एक्सरे जो देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा बेटा जी, आपका कंजेशन होगा। जो आपका लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट है उसके अंदर आपको क्या देखने को मिल सकता है, कंजेशन देखने को मिल सकता है। ठीक है, कंजेशन, ये देखो ये है आपका क्या, आपका नॉर्मल हार्ट, जो ये दिखाया हुआ है ये है क्या, आपका नॉर्मल हार्ट है। ठीक है, ये आपके लंग्स आ गए। ठीक है, और ये आपका क्या है, ये आपका इसके अंदर हार्ट आ गया, ये नॉर्मल है, ये क्या है, नॉर्मल है आपका। और ये क्या है, जो एरो के द्वारा दिखाया हुआ है, इसके अंदर क्या हुआ है, ये देखो यहाँ पे क्या था, ये नॉर्मल था यहाँ पे इस कंडीशन में, बट अब यहाँ पे क्या हुआ है, जो फ्लूइड है, ब्लड है, उसका एक्यूमुलेशन हो गया है। तो यहाँ पे देखो हल्का सा आपको यहाँ पे उभार सा देखने को मिल रहा है, दिखा दे रहा है, ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे उभार देखने को मिलेगा। ये क्या हुआ है, ये उभार का मतलब यही है कि यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे कंजेशन हो गया है, यहाँ पे फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो गया है। आपके जो लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट है उसके अंदर आपको क्या देखने को मिले, फ्लूइड का कलेक्शन हो गया, ब्लड का कलेक्शन आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट वन आपका क्या है, एक्सरसाइज ट्रेडमिल टेस्ट।
नेक्स्ट क्या आप डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन देख सकते हैं कि एक्सरसाइज ट्रेडमिल टेस्ट, आपका जो ट्रेडमिल है जिसके ऊपर आप वॉक करते हो, आप चलते फिरते हो या आप दौड़ते हो, उसके ऊपर क्या करते हैं, एक जो पर्सन है जो ये कंप्लेन करता है कि मेरे को बार बार चेस्ट पेन होता है, बार बार चेस्ट पेन होता है, तो उसको अपन ट्रेडमिल के ऊपर थोड़ा सा चलाते हैं, थोड़ा सा एक्सरसाइज करने के लिए बोलते हैं कि आप ट्रेडमिल के ऊपर थोड़ा सा दौड़ करो, थोड़ा सा रनिंग करो। तो इससे क्या करोगे, पर्सन क्या क्या करेगा, थोड़ा सा जैसे वर्कआउट करने की कोशिश करेगा, थोड़ा सा काम एक्सरसाइज करने की कोशिश करेगा, तो पर्सन को क्या देखने को मिलेगा, थोड़ा सा जैसे उसने काम किया तो इससे क्या हुआ, उसके पर्सन की जो चेस्ट है उसके अंदर बार बार हेवीनेस देखने को मिला, बार बार कंडीशन देखने को मिली। ठीक है, तो इस वजह से पर्सन को क्या देखने को मिल सकता है, आप फिर ईसीजी वगैरह कराओगे तो आपको पता चल जाएगा अगर पेशेंट क्या नाम है किस वजह से हो रहा है, कि ओनली मसल्स पेन ही था या और कोई कंडीशन थी। तो हाँ, इस तरीके से आप ट्रेडमिल टेस्ट करवाते हो। नेक्स्ट है आपका आपका जो कोरोनरी एंजियोग्राफी। ठीक है, कोरोनरी एंजियोग्राफी क्या करते हैं, आपकी जो कोरोनरी आर्टरी है उसको एक वायर डाल के, उसकी वायर पे आगे क्या क्या लगा होता है, कैमरा लगा हुआ होता है, जिसपे क्या होता है जैसे ये एक वायर वो है, इसके आगे क्या होता है, एक कैमरा होता है, इसको आपके कोरोनरी आर्टरी के अंदर डाल देते हैं और इससे क्या कर देते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं आपके कोरोनरी आर्टरी को, कि कोरोनरी आर्टरी में कहीं पे कुछ रुकावट तो नहीं आ रही, किसी भी तरीके से रुकावट हो सकती है, चाहे वो पेट का डिपोजिशन हो, चाहे वो स्पाज्म हो गया हो, चाहे वो थ्रोम्बस एम्बोलाई हो, कुछ भी हो, तो वो आपको किसके द्वारा मिल जाएगा, आपको कोरोनरी एंजियोग्राफी के द्वारा मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन है आपका जो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है, जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है, जिसका नाम है क्या है, हॉल्टर मॉनिटरिंग। हॉल्टर मॉनिटरिंग क्या करता है कि आपका हार्ट है वो 24 आवर हॉल्टर मॉनिटरिंग की जाती है, कि मशीन आती है एक, उसको क्या करते हैं आपके जो हार्ट है उसके पास में रख देते हैं बाहर की साइड। ठीक है, उसको आपको पहना देते हैं एक जैकेट की तरह। ठीक है, तो ये होल्टर मॉनिटर क्या करता है, आप जैसे 24 आवर के अंदर जो भी आप एक्टिविटी करते हो उस दौरान आपके हार्ट किस तरीके से काम कर रहा है, उसके अंदर कोई चेंजेस तो नहीं देखने को मिल रहे हैं, उसमें कोई फ्लक्चुएशन तो नहीं देखने को मिल रहा है, तो वो पता चलता है आपका किसके द्वारा, होल्टर मॉनिटर के द्वारा। 24 आवर की जो एक्टिविटी है वो बताता है आपका क्या, होल्टर मॉनिटर। नेक्स्ट है आपका ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट के द्वारा भी अपन क्या करवा सकते हैं जो एंजाइना पेक्टोरिस है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है, इसका पता लगवा सकते हैं। इसके अंदर आप क्या है, कोलेस्ट्रॉल लेवल है, कोलेस्ट्रॉल लेवल देखने को मिलेगा। जो कार्डियक मार्कर है जिनकी बात कर रहे हैं अपन, ट्रोपोनिन का लेवल या सीकेएमबी का लेवल है, ये आपको इसके अंदर आपका अगर पर्सन को अगर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हुआ है अभी अभी करेंटली में, हार्ट अटैक हुआ है पर्सन को, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, इनका लेवल आपको बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी बढ़ा हुआ देखने को मिल सकता है, आपका ट्रोपोनिन का लेवल भी बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, और साथ के साथ सीकेएमबी, क्रिएटिनिन, काइनिन, मायोग्लोबिन का लेवल भी आपको बढ़ा हुआ देखने को मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट ये हो गया आपके क्या, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। नेक्स्ट अपन आते हैं आपके मेडिकल मैनेजमेंट की तरफ। फर्स्ट वन जो अपन बात कर रहे हैं कि ऑक्सीजन इतनी देर से ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही। फर्स्ट वन आप क्या करो, जो पेशेंट कंप्लेन लेके आया है उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा दो, ताकि जो ऑक्सीजन की जो बात हो रही है कि ऑक्सीजन नहीं मिल रही, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो ये ऑक्सीजन तो दो साहब। सबसे पहले क्या दो, पर्सन को ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा दो, ऑक्सीजन मास्क लगा दो, चाहे प्रोब है तो प्रोब लगा दो, सबसे पहले उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा दो, ताकि जो टिश्यूज हैं आपके हार्ट हैं उनको प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन की डिमांड पूरी होती रहे। नेक्स्ट वन आप उसको जो पेशेंट है आपका उसको टैबलेट प्रोवाइड करवा सकते हो आप, जिसका नाम है बीटा ब्लोकर। बीटा ब्लोकर क्या करती है आपकी, जो आपका एपिनेफ्रिन है, एपिनेफ्रिन की जो एक्टिविटी है, एपिनेफ्रिन की एक्टिविटी को क्या कर देती है, कम कर देती है। एपिनेफ्रिन का हार्ट के ऊपर क्या काम है कि जो आपका कार्डियक आउटपुट है या हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन है वो बढ़ाने में आपका हेल्प करता है, जिसको क्या बोलते हैं अपन, एपिनेफ्रिन। तो जो आपकी बीटा ब्लोकर जो मेडिसिन है वो जिसका जो अपन ने एग्जांपल दे रखे कि जो मेटाप्रोलोल है, प्रोपेनोलोल है, ठीक है, एटेनोलोल है, ठीक है, ये सारी जो मेडिसिन है ये किसके एग्जाम्पल है, बीटा ब्लोकर के एग्जाम्पल है ये। ठीक है, तो ये बीटा ब्लोकर क्या कर रही है, आपके
एपिनेफ्रिन की एक्टिविटी को कम करने में आपकी हेल्प कर रही हैं। जो आपका एपिनेफ्रिन जो काम कर रहा था, आपका हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को जो बढ़ाने में हेल्प कर रहा था, तो आपका हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो धीरे कम हो जाएगा। तो जो हार्ट बार बार काम कर रहा है, जो हार्ट की एक्टिविटी बढ़ी हुई है, वो हार्ट की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, इसके अंदर कम हो जाएगी और आपका हार्ट है वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा। ठीक है, उसके वर्कलोड को वो कम करने में आपका हेल्प कर रहा है, जिसको क्या नाम है, बीटा ब्लॉकर आपका कहते हैं। नेक्स्ट वन है आपका कोरोनरी वैसोडाइलेटर, जिसका नाम है, आपकी मेडिसिन का नाम एनटीजी, जो सबसे कॉमन आप यूज में लेते हो। जैसे कोई चेस्ट पेन का पेशेंट आया, चेस्ट हैवीनेस का पेशेंट लेके आया, सबसे पहले सबलिंगुअल पॉकेट के अंदर क्या प्रोवाइड करवा दो, एनटीजी नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट पेशेंट को दे दो। एनटीजी का काम करती है, एनटीजी का काम है वैसोडाइलेशन। एनटीजी नाइट्रोजोग्लिसरीन है, वो क्या करती है, वैसोडाइलेशन का काम करती है। जो ब्लड वेसल्स हैं उनको क्या करती हैं, डायलेट कर देती हैं। तो क्या कर रहा था, आपकी जो कोरोनरी आर्टरी थी, ठीक है, जिसके अंदर आपका क्या था, जैसे थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये रुकावट आ गई थी, ठीक है, तो नाइट्रोग्लिसरीन क्या करेगा, आपकी ब्लड वेसल्स थी, ब्लड वेसल्स को क्या कर देगा, डायलेट कर देगा। जो इसका डायमीटर था, उसको डायमीटर को क्या कर देगा, थोड़ा सा बड़ा कर देगा। तो आपका जो ब्लड का फ्लो था, ठीक है, तो ब्लड का फ्लो ऊपर से आपका यहाँ पर रवाना हो जाएगा। ठीक है, तो ब्लड जो नहीं पहुंच रहा था आपके हार्ट को, वो पहुंचना शुरू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन है आपकी मेडिसिन है, जिसका नाम है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्या काम करती है, ये काम करती हैं आपके जो ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल करने में आपकी हेल्प करती है। आपकी कैल्शियम का क्या काम है, आपके हार्ट को कॉन्ट्रैक्शन करवाने का। तो हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन को में क्या करेगी, आपकी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर आपकी सेल्स में जो कैल्शियम है वो सेल्स में इनपुट नहीं होगा, तो आपका जो कैल्शियम अंदर नहीं जाएगा, तो जो हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो कॉन्ट्रैक्शन भी नहीं होगा। तो जितनी एक्टिविटी बढ़ी हुई है, जो हार्ट बार बार कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, और हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो आपका जो ब्लड प्रेशर राइज हुआ है, बढ़ा है, तो वो क्या हो जाएगा, डिक्लाइन हो जाएगा, अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। तो इस तरीके से जो आपकी जो मेडिसिन है वो आपके ऊपर काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट आप नर्सिंग मैनेजमेंट की तरफ थोड़ा सा जा सकते हो कि नर्सिंग मैनेजमेंट में पेशेंट को क्या करवा सकते हैं, कि पर्सन जो काम कर रहा है एग्जैक्टली अगर उसको जो भी चेस्ट पेन हुआ है या जो भी उसको समस्या आई है, तो सबसे पहले उसको क्या कर दो, रेस्ट दे दो। पेशेंट को जो काम कर रहा है उस काम करने से उसको रिलैक्स दे दो कि आप आराम से रेस्ट करो। अगर फिर उसको क्या करो, आप हॉस्पिटलाइज करवा दो, हॉस्पिटलाइज करवा दो, या वहीं पे अगर आपके पास हॉस्पिटल दूर है तो थोड़ा सा सेमी फाउलर पोजीशन, तो आप जैसे आप नॉर्मल सिटिंग पोजीशन होती है, सिटिंग पोजीशन थोड़ी सी जैसे आदमी लेटता है तो उससे थोड़ा सा अपराइट पोजीशन, जिसको अपन सेमी फाउलर पोजीशन भी नाम दे सकते हैं, कि सेमी फाउलर पोजीशन में पेशेंट को लिटा दो। ठीक है, थोड़ा सा रेस्ट दो और फिर जल्दी से जल्दी आप हॉस्पिटल में पेशेंट को पहुंचा दो, ताकि जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर की सलाह के अनुसार आप उनको मेडिसिन प्रोवाइड करवा सकें। ठीक है, तो बेटा जी आपका ये जो चैप्टर है जो जिसका नाम था एंजाइना पेक्टोरिस, वो आपका ख़त्म हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट अपन टॉपिक है, जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो अपन जल्द ही लेंगे। थैंक यू, थैंक फॉर वॉचिंग वीडियो।